हर्षवर्धन सिंह राठौर ने जब सिंडिकेट के मेंबर्स के सामने प्रोजेक्ट जीरो डार्क से रिलेटेड जानकारी रखते हुए उन्हें पहले मास्कमैन को ढूंढने की सलाह दी, तो 1 मिनट के लिए सभी चिंता में डूब गए थे। उनकी चिंता के 2 कारण थे। पहला कि सिंडिकेट का कोई चीफ ना होने की वजह से सिंडिकेट के अंदर असंतोष पनपने का खतरा मंडरा रहा था, और दूसरा ये कि प्रोजेक्ट जीरो डार्क की पहली सिपाही इस्मा एसटीएस के कब्जे में थी और उसे पकड़ने वाला पेमा भी एसटीएस की निगरानी में था। उसके साथ साथ सिद्धार्थ भी गायब था। हालांकि सिद्धार्थ को इस्मा से कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो इस्मा का शायद चेहरा भी ठीक से याद नहीं होगा, क्योंकि जब सिंडिकेट के 2 मेंबर मारे गए थे तो उस वक्त सिद्धार्थ वहीं था। उसने ही लड़कियों का पीछा किया था जिसको सिंडिकेट लेकर जा रहा था, इसलिए वो लोग सिद्धार्थ को पेमा का साथी मान बैठे थे। चूंकि ईगल गैंग भी सिंडिकेट का ही पार्ट था और इस्मा को गायब करने वाला पेमा इस समय ईगल गैंग के कब्जे में था, जिसे एसटीएस के मेंबर भीम सिंह ने छुड़ा लिया था। इसलिए मास्क मैन ने रॉबर्ट को सिद्धार्थ के पीछे से हटकर पेमा को ढूंढकर किडनैप करने के लिए कह दिया था, ताकि वो इस्मा के बारे में पता कर सके। लेकिन इससे पहले कि मास्कमैन और रॉबर्ट पेमा तक पहुंचते, वो गायब हो गए थे। चूंकि मास्कमैन ने रॉबर्ट को सिद्धार्थ का पीछा छोड़ने की बात अपने तक रखी थी, इसलिए सिंडिकेट के अन्य मेंबर्स को लग रहा था कि मास्कमैन और रॉबर्ट सिद्धार्थ को ढूंढते ढूंढते गायब हुए हैं। इसलिए उनका ध्यान पेमा पर कम और सिद्धार्थ पर ज्यादा था। चूंकि पेमा एसटीएस की निगरानी में था, इसलिए वो लोग सिद्धार्थ को अपना आसान टारगेट मान रहे थे। ये सिद्धार्थ की किस्मत थी कि ईश्वर द्वारा रचाया गया कोई खेल कि सिंडिकेट के चीफ का राइट हैंड हर्षवर्धन सिंह राठौर रिया की मां देविका रानी माथुर का चचेरा भाई था, और रिया माथुर अपने सेक्रेटरी अमन नायक के साथ सिद्धार्थ के द्वारा उगाई गई फसलों को व्यापक रूप से पैदा करने के लिए हर्षवर्धन सिंह राठौर के बड़े पिताजी और अपने नाना लक्ष्यराज सिंह राठौर के पास जाने वाली थी। लेकिन होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह के कहने पर विदित के हाथों करणवीर की हत्या ने रिया माथुर के राजस्थान जाने पर रोक लगा दी थी। उसके बाद जब रिया ने मिडलमैन राघव के थ्रू दोबारा संपर्क किया, तो लक्ष्यराज सिंह राठौर ने सिद्धार्थ को अपने साथ लाने को कह दिया था। रिया इससे पहले सिद्धार्थ तक पहुंचती, योगेंद्र सिंह से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा सिद्धार्थ इंद्रनगर के पूर्व राज रक्षक आदित्य के पिता बीरेन शर्मा की मदद से गुरबचन और सुकृति के साथ बिसलपुर निकल गया था, और रिया अभी भी उसे ढूंढ रही थी। आज से करीब 25 साल पहले हुई 2 हत्या, जिसमें पुष्पदीप माथुर और आकाशदीप माथुर मारे गए थे। जमाने की नजर में तो देविका रानी माथुर भी मारी जा चुकी थी, लेकिन कुछ दिन पहले जयपुर पुलिस ने उन्हें जयपुर मेंटल हॉस्पिटल के एक तहखाने से बरामद किया था, और वो इस समय जयपुर ट्रॉमा केयर के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट थी। विदित हो, जयपुर ट्रॉमा केयर वही जगह थी जहां पर इंद्रनगर से सिद्धार्थ को ढूंढने आई दिव्यानी भी एडमिट थी। क्या 25 वर्ष पहले हुई उन हत्याओं में भी हर्षवर्धन सिंह राठौर का हाथ था? और क्या जगत प्रसाद माथुर को यह सच्चाई मालूम थी कि हर्षवर्धन सिंह राठौर सिंडिकेट के चीफ का राइट हैंड है, इसलिए वो रिया को राजस्थान जाने से रोक रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने रिया के प्रोजेक्ट को फेल कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी? ऐसे कई सवाल अभी बाकी थे जिसका खुलासा होने पर कई गहरे राज बाहर आ सकते थे। लेकिन ये खुलासा कब और कैसे होने वाला था, ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में समाया हुआ था। इन सवालों के अलावा एक सवाल और था जो हवा में तैर रहा था कि आखिर में वो घड़ी जो पुष्पदीप माथुर के हाथ में थी, जैसी घड़ी पेमा के कहने पर सिद्धार्थ ने जगत प्रसाद माथुर को दी थी, वो सुकृति की गाड़ी से एक्सीडेंट हुए उस आदमी के हाथ में कैसे आई? क्या वो पुष्पदीप माथुर ही था या फिर उसका कोई करीबी था? इस सवाल का भी जवाब मिलना बाकी था। साथ ही साथ क्या पेमा को भी ये बात पता थी कि रिया माथुर हर्षवर्धन सिंह राठौर की भांजी है और हर्षवर्धन ही मास्कमैन का राइट हैंड है, इसलिए वो रिया माथुर के घर ड्राइवर बनकर रह रहा था? इसका भी खुलासा अभी भविष्य के गर्भ में समाया हुआ था। ठीक है, हम सब सर्वसम्मति से आपको सिंडिकेट का कार्यवाहक मुखिया चुनते हैं। जब तक इस्मा या मास्कमैन और रॉबर्ट मिल नहीं जाते, तब तक सिंडिकेट आपके बनाए कानून के हिसाब से चलेगा। वहां बैठे एक आदमी ने हर्षवर्धन सिंह राठौर को सिंडिकेट का नया चीफ बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति के साथ पास कर दिया गया था। अब सिंडिकेट की कमान हर्षवर्धन सिंह राठौर के हाथ में आ गई थी। उसका कितना बड़ा असर सिद्धार्थ और रिया माथुर के साथ साथ सुकृति के ऊपर पड़ने वाला था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था।
यहाँ पर सुकृति की बात इसलिए हो रही थी क्योंकि जब अमन डॉक्टर वर्मा के द्वारा सिद्धार्थ के पौधों के ऊपर किए जा रहे शोध को देखने के लिए करणवीर के अड्डे पर गया था, तो उसने देखा था कि करणवीर की उस जगह को बिल्कुल होटल मिडनाइट, जो रिया माथुर का होटल था, उसकी तर्ज पर बनाया गया था। ये देखकर उसने रिया से इस बारे में सवाल किया था, तो रिया ने उसे ये कहकर टाल दिया था कि इसके पीछे कई बातें छुपी हुई हैं, जिसे वो बाद में बताएगी। और उसके साथ साथ उसने ये भी कहा था कि वो करणवीर को बचपन से जानती है। तो इसका मतलब साफ था कि करणवीर भी रिया के पास्ट से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ था। इसलिए जब रिया का पास्ट सामने आया तो उसका असर करणवीर की जिंदगी पर भी पड़ने वाला था। करणवीर तो अब इस दुनिया में था नहीं, इसलिए उसका असर अब सुकृति की जिंदगी पर आने वाला था। मुझे इतना बड़ा मौका देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा पहला लक्ष्य मास्कमैन और रॉबर्ट को ढूंढना है। जब तक हम उनको नहीं ढूंढ लेते तब तक हम किसी भी प्रकार के खून खराबे और अवैध कार्य से बचकर रहेंगे। हर्षवर्धन सिंह राठौर ने अपना ऑर्डर सुनाते हुए कहा और सिंडिकेट के सभी गैंग मेंबर्स ने हर्षवर्धन सिंह राठौर की इस बात को मान लिया था। उन्होंने अपने अपने आदमियों को पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट और मास्कमैन को ढूंढने पर लगा दिया था। चूंकि मास्कमैन को कोई पहचानता नहीं था, इसलिए सबका सबसे ज्यादा फोकस रॉबर्ट को ढूंढने पर था, क्योंकि रॉबर्ट के मिलने के बाद ही वो लोग मास्कमैन तक पहुंच सकते थे। उधर इस्मा अनजान जगह से सिद्धार्थ और पेमा को ढूंढने निकल पड़ी थी। इधर अपने नए चीफ हर्षवर्धन के कहने पर सिंडिकेट के मेंबर्स अपने पुराने चीफ मास्कमैन और रॉबर्ट को ढूंढने लगे थे। उसके साथ साथ रिया और अमन सिद्धार्थ को ढूंढ रहे थे। रणवीर प्रताप शक्तिमौली को अपनी कार में लिटाकर जगह जगह सिद्धार्थ के बारे में पता लगा रहे थे। गोली का रूप धरे युवराज रुद्रदेव सिद्धार्थ को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें राज्य रक्षक को सिद्धार्थ के हाथों में मौजूद पारद की जरूरत थी। उसके साथ साथ चांग की हालत का जिम्मेदार सिद्धार्थ को ठहराकर जिनपिंग के द्वारा भेजा गया उसका भतीजा शिंजो भी सिद्धार्थ को ढूंढ रहा था। इन लोगों में शिंजो के पास पारद और इस्मा के पास प्रोजेक्ट जीरो डार्क के द्वारा बनाए गए उस रहस्यमय कैप्सूल की शक्ति थी। जब ये लोग आपस में मिलते तो उसके बाद क्या हंगामा होने वाला था और उसमें कैसे कैसे राज खुलने वाले थे, ये देखने लायक होने वाला था। सुबह हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने अभिमन्यु के नंबर से गुरबचन के नंबर पर फोन करके सुकृति का हालचाल ले लिया था। सुकृति दिल्ली पहुंच चुकी थी और कुछ ही देर बाद उसकी मीटिंग चालू होने वाली थी। सुकृति को ठीक ठाक दिल्ली पहुंचा जानकर सिद्धार्थ ने राहत की सांस ले ली थी। इधर इतने बड़े बड़े राज सिद्धार्थ का इंतजार कर रहे थे और उधर सिद्धार्थ आराम से हवेली के बाहर बने बगीचे में आराम फरमा रहा था। गुल्लू और बिल्लू भी उसके साथ थे कि तभी रांझना भी वहां पहुंच गई थी। रवि के जेल जाने के बाद सिद्धार्थ ने रांझना के परिवार की जिम्मेदारी उठा ली थी। अभिमन्यु के घर की एक औरत रोज रांझना के घर खाना बनाने के लिए जाने लगी थी और रांझना भी उसकी हेल्प करते हुए रोजमर्रा के घर के काम सीखने लगी थी। सिद्धार्थ ने एक तरह से रांझना की जिंदगी को आसान कर दिया था। सिद्धार्थ भैया, एक बात बताऊं? कहते हुए रांझना उसके बगल में जाकर बैठ गई थी। बताओ बताओ, सिद्धार्थ ने रांझना से कहा और उठकर बैठ गया था। जब आप ना गुल्लू और बिल्लू से बातें करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पागल बैठकर बातें कर रहा हो। कहते हुए रांझना खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। रांझना की मासूमियत से भरी हंसी देखकर सिद्धार्थ भी हंस पड़ा था। सिद्धार्थ को हंसते देखकर गुल्लू ने कहा, तुम सच में पागल ही हो। उस दिन मुझे इतनी तेज डांटा था कि मेरी हालत खराब हो गई थी और आज देखो कैसे दांत फाड़कर हंस रहे हो। गुल्लू के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ चुप हो गया था। वो जाकर गुल्लू के बगल में बैठ गया और उसकी ओर देखते हुए बोला, उस दिन मैं बहुत दुखी था भाई, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, वरना मैं ये काम कभी न करता। कहते हुए सिद्धार्थ ने गुल्लू को अपने सीने से लगा लिया था और फिर बिल्लू को भी अपने सीने से उठाकर लगा लिया था। सिद्धार्थ के सीने से लगने पर गुल्लू और बिल्लू दोनों की आंखों से आंसू बह निकले थे। शाम हो चुकी थी। सिद्धार्थ को अब बिसलपुर में थोड़ी बोरियत महसूस होने लगी थी, क्योंकि उसके दो सबसे करीबी लोग गुरबचन और सुकृति दोनों दिल्ली जा चुके थे और अभिमन्यु के वो बहुत ज्यादा करीब नहीं था। जब उसे बोरियत महसूस होती तो वो गुल्लू बिल्लू से बातें करता और फिर अभिमन्यु के खेतों की ओर चला जाता, जहां पर उसने फसलें उगा रखी थी। वो उन फसलों को जादुई बारिश से सींचकर बड़ा कर रहा था।
इधर सिद्धार्थ अभिमन्यु के खेतों में फसलें तैयार कर रहा था और उधर ईटानगर में उसकी फसलों को दुनिया के हर कोने में पहुंचाने का संकल्प लेने के बाद बर्बादी के मुहाने पर पहुंच चुकी रिया माथुर अपने बंगले में एक झूलने वाली कुर्सी पर पड़ी झूल रही थी। उसके चेहरे से रौनक गायब थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे रिया माथुर के लिए संकट बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कंपनी के पास कैश खत्म हो रहा था। करणवीर के मरने के बाद ईटा शेरटन बंद हो चुका था। रिया माथुर का भी होटल बंद होने की कगार पर था। रिया कुर्सी पर बैठी अपनी कंपनी के भविष्य के बारे में सोच रही थी कि तभी अमन नायक वहां आ गया था। बंगले को सुनसान देखकर अमन ने रिया से कहा, कहां चले गए सब मैम? गोली भी नहीं दिखाई दे रहा। अमन नायक की आवाज सुनकर रिया सीधी होकर बैठ गई थी। गोली तो पिछले 10 दिन से नहीं आया। फोन किया तो उसने बताया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए गांव जा रहा है। बाकी लोगों को भी मैंने छुट्टी दे दी। मुझे न जाने क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतना कहते हुए रिया माथुर की आवाज भारी हो गई थी। अमन उसके दिल में बसे दर्द को अच्छे से समझ रहा था। सिद्धार्थ के अचानक से गायब होने के बाद रिया की जिंदगी ने 180 डिग्री का टर्न ले लिया था और रिया उस टर्न को अभी तक संभाल नहीं पाई थी। सब ठीक हो जाएगा मैम, आप अभी अपने आप को संभालिए। अगर आप ही टूट जाएंगी तब हम सबका क्या होगा? कहते हुए अमन नायक वहीं पड़ी एक कुर्सी के ऊपर बैठ गया था। रिया को भी अब तक आशा थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से एक एक दिन बीत रहा था और सिद्धार्थ का पता न चलने की वजह से कंपनी की हालत खस्ता होती जा रही थी, वो रिया को डरा रही थी। कहते हुए रिया ने एक लंबी सांस भरी और कुर्सी पर फिर से निढाल हो गई थी। अमन रिया की तरफ देखकर कुछ और कहने जा रहा था कि तभी उसका फोन बजा और उस फोन को देखते ही अमन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। फोन रिया के नाना हुकुम सा यानी लक्ष्यराज सिंह के बीच मिडिल मैन की भूमिका निभाने वाले राघव का था। राघव ने अमन को फोन क्यों किया था? क्या हुकुम सा ने रिया और अमन को राजस्थान बुला लिया था? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। आखिर राघव ने क्यों किया है अमन को फोन? और क्या होगा जब सिद्धार्थ से जुड़े सारे किरदार होंगे एक साथ? क्या सच में हर्षवर्धन ने किया था पुष्पदीप का कत्ल? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।